दी मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका स्टीएस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है टॉप 10 जीएसजीके की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉम्बो है और इसका जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सटीक एग्जाम के पैटर्न की तरह बनाया गया है। इसमें पूरी तरह से सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए और उसके वेटेज को रखते हुए इसे बनाया गया है। ओके, तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, तो बढ़ते हैं आज के टॉप 10 जीके जीएस क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि गुप्ता पीरियड के टाइम में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी। तो कौन सी थी दोस्तों, देखते हैं। पहला क्या ऑप्शन दिया है, पहला दिया है पाली लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज नहीं थी। पाली लैंग्वेज इतिहास में क्यों फेमस है, ये मेनली बुद्धिज़्म के लिए फेमस है। ये सैक्रेड लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज़्म। ओके, बुद्धिज़्म का ये सैक्रेड लैंग्वेज था। बुद्धिज़्म का कैसे पता चलता है कि ये बुद्धिज़्म का सैक्रेड लैंग्वेज था और ये बुद्धिज़्म इसे पाली को ही फॉलो करते थे। तो मेनली जो टेक्स्ट पाए गए टेक्स्ट मिलता है पाली लैंग्वेज से, वो बुद्धिज़्म का मिलता है। जैसे कि देखा गया है त्रिपिटक, जो कि बुद्धिज़्म टेक्स्ट है, वो भी मिला गया है। त्रिपिटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो त्रिपिटक लिखा गया हरिवर्मन के द्वारा। ओके, हरिवर्मन के द्वारा लिखा गया है। और त्रिपिटक कौन कौन से पिटक हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ओके, तो यहाँ से भी कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मगधी। तो क्या मगधी होगा, नहीं, मगधी गलत होगा क्योंकि मगधी जो था वो अशोक कोर्ट में स्पीकिंग ऑफिशियल लैंग्वेज थी। मतलब कि अशोक के कोर्ट में जो बोलने के लिए भाषा यूज होती थी ऑफिशियल में, वो मगधी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है प्राकृत। तो प्राकृत क्यों फेमस है, प्राकृत इसलिए फेमस है कि जो भी अशोका के एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं वो सारे प्राकृत लैंग्वेज में मिले हुए हैं, तो इसलिए प्राकृत लैंग्वेज फेमस है। ये अशोका के इंस्क्रिप्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया है संस्कृत। यस दोस्तों, संस्कृत थी गुप्ता पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज थी। ओके, तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। ओके, तो ऑप्शन क्या किया दिया है, पहला दिया है लेवनहॉक। यस, लेवनहॉक इज द करेक्ट आंसर। लेवनहॉक डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट बनता है। अब जानने की कोशिश करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक क्यों फेमस है, इन्होंने सेल की खोज की थी। ओके, इन्होंने सेल का कॉन्सेप्ट, सेल की खोज की थी। और वहीं पे रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था जो कि कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस के कारण होते हैं। ओके, तो कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया कारण होते हैं उनको खोजा था किसने, रॉबर्ट कोच ने। ओके, और चौथा ऑप्शन दिया लुईस पास्चर। लुईस पास्चर किस लिए फेमस है, तो लुईस पास्चर ने वैक्सीनेशन थियरी प्रपोज किया था कि मतलब किसी भी इन्फेक्शन से इंसान को बचाया जा सकता है, बॉडी को बचाया जा सकता है उसे अगर वैक्सीनेट कर दिया जाए उस बैक्टीरिया के खिलाफ, उस इन्फेक्शन के खिलाफ। ओके, तो इस थियरी को लुईस पास्चर ने दिया था और उसी की वजह से आज हम, इसी थियरी को मानने के वजह से आज हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं अपने कोविड-19 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब भारतीय स्वतंत्रता जो लड़ाई थी उसके रेफरेंस में, बाय हुम द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड। पूछा हुआ है द कांग्रेस खिलाफत पार्टी स्वराज, जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को किसने बनाया था। ओके, तो पहला ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना अब्दुल खान आज़ाद गलत है। दूसरा ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास आपके सही हैं। ओके, इन्होंने ही बनाया था द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसमें मोतीलाल नेहरू इस द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी थे। वहीं पे CR दास जो थे ये प्रेसिडेंट थे इसके। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच दी अर्थ। मतलब जो सूर्य से जो प्रकाश है वो अर्थ पे आने पे, पृथ्वी के पर आने के पहले कितना समय लेता है, मतलब कि सन से अर्थ में कितना टाइम लगता है प्रकाश को आने में।
तो ये लगता है 8.5 मिनट। ओके, 8.5 मिनट लगता है। ये तो बस फैक्ट था, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज चांगला पास सिचुएटेड। ओके, तो ये पूछा गया है कि जो चांगला पास है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, लद्दाख। यस, लद्दाख इज़ द करेक्ट आंसर। इससे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, चांग का मतलब होता है उत्तर, ओके, और ला का मतलब होता है पहाड़ी दर्रा, पहाड़ी दर्रा। ओके, तो उत्तर में जो पहाड़ी दर्रा है, उत्तर में पहाड़ी दर्रा मतलब सबसे उत्तर में कौन पड़ता है भारत के नक्शे में, लद्दाख पड़ता है। ओके, लद्दाख पड़ता है। आपका ऐसे ही नहीं होता है भारत का नक्शा ये बनता है, तो ये आपका पूरा लद्दाख बनता है, ये सारा लद्दाख हो गया आपका। ओके, और ये लद्दाख में पड़ता है आपका कौन सा, चांगला पास। चांगला पास कहाँ पे होता है, तो ये लद्दाख हो गया, और यहाँ पे पड़ता है चांगला पास। ये है चांगला पास जो कि तिब्बत और लद्दाख को जोड़ता है। ओके, चांगला पास यहाँ पड़ता है आपका, जो कि तिब्बत और लद्दाख को जोड़ता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, पहला ऑप्शन होगा। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया उसको भी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया उड़ीसा, उड़ीसा नहीं कि केरल। केरल आपका एक इम्पॉर्टेंट है, केरल भी देखा जाए तो वहाँ पे भी आपके पासेस मिलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पास एक मिलता है जो कि आपका नाम है पाल घाट। ओके, पाल घाट। पाल घाट कहाँ कहाँ पड़ता है, पाल घाट आपका मेनली दो पहाड़ों के बीच में पड़ता है, एक अन्नामलाई और दूसरा नीलगिरी पहाड़ी, उन्हीं के दोनों के बीच में पड़ता है। और ये आपका जोड़ता है किसको, ये आपको जोड़ता है तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ओके, आपका ऐसे भारत का नक्शा ये नीचे पड़ता है ना, तो यहाँ पे आपका पड़ता है ये, यहाँ पे पड़ता है आपका नीलगिरी पहाड़ी एक पड़ता है, और यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी, और इन दोनों यहाँ पे एक तमिलनाडु एक केरल, और इन दोनों को जोड़ने वाला यहीं पे जो पास बनता है पाल घाट, यही जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी इम्पोर्टेंट दो घाट हैं जिसे आपको याद रखना है, एक थाल घाट, थाल घाट याद करना है, और एक भोर घाट। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन करेक्ट बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई एम नो मसीहा। ओके, तो पहला क्या ऑप्शन दिया है, अमित शाह। तो नहीं, अमित शाह इसके बुक के ऑथर नहीं है। अमित शाह का किस बुक के लिए फेमस इस समय हुए थे, तो करम योद्धा, करम योद्धा आपको याद रखना है। ओके, और दूसरा क्या दिया ऑप्शन, शशि थरूर। नहीं, शशि थरूर भी इस क्वेश्चन के आंसर नहीं है। शशि थरूर मेनली दो बुक, बहुत सारे बुक लिखे हुए हैं जो कि जिसके लिए वो फेमस हैं। ओके, इनका फेमस सबसे ज़्यादा द इरा ऑफ डार्कनेस आपको याद रखना है, द इरा ऑफ डार्कनेस एंड द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये इनकी फेमस किताबें हैं। और भी किताबें हैं लेकिन ये अक्सर एग्जाम में दिख जाती हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मीना लायर, मीना लायर। तो यस, मीना लायर इज द करेक्ट आंसर। आई एम नो मसीहा के ऑथर मीना लायर हैं। ओके, और इस आई एम नो मसीहा किताब किस पे बेस है, तो ये सोनू सूद पे बेस है। ओके, सोनू सूद पे बेस है, सोनू सूद पे। सोनू सूद ने मेनली इसमें अपने अनुभव को बताया है, जिसमें कोविड-19 के समय में इनके अनुभव को बताया है। आप मेनली इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक रील से रियल हीरो, ओके, रील्स टू रियल हीरो आपको देखने को मिलेंगे जो सोनू सूद हैं। एक्टर तो थे, पहले तो फिल्म में हीरो दिखते थे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा ये रियल में भी हीरो हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया हैज़। ओके, इंडिया का पास मतलब इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार की है, तो पहला क्या दिया है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। नहीं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी मेनली क्या होता है, इस इकोनॉमी में ये होता है कि प्रोडक्शन जो होता है फैक्ट्री और कारखानों में, मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है वो यूज के लिए मेनली होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की किस देश में एग्जांपल मिल जाएंगे, तो आपको मेनली स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे, जो कि अक्सर ही आपको जब भी आप कोई रैंक देखते होंगे जब जारी होती होगी, जैसे कि फ्रीडम प्रेस इंडेक्स हो चाहे फ्री हंगर इंडेक्स हो, ये सब में ये टॉप पे रहते हैं। ओके, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले।
नेक्स्ट ऑप्शन दिया है गांधीयन इकोनॉमी। तो गांधीयन इकोनॉमी को ये भी आंसर नहीं होगा अपना। गांधीयन इकोनॉमी किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। इन्होंने इसमें इनके थियोरी में ये प्रपोज किया था, इस थियोरी में, कि जो भी मटीरियलिज्म को रिजेक्ट किया था मेनली। इन्होंने बताया था मतलब जो भी पैसे और वस्तु का जो मोह है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसके बारे में इन्होंने विरोध किया था, इसका विरोध किया था इन्होंने गांधीयन इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मिक्स्ड इकोनॉमी। यस, ये करेक्ट आंसर है। अपने इंडिया की जो इकोनॉमी टाइप है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, अपना मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? यहाँ पे मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी वो देश होते हैं जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों उपलब्ध हो। तो अपने यहाँ है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये अपना वाला करेक्ट आंसर बनता है। और चौथा भी दिया है फ्री इकोनॉमी। इसे भी जान लेते हैं क्या होता है। फ्री इकोनॉमी क्या होता है? तो फ्री इकोनॉमी क्या होता है? ये फ्री इकोनॉमी में जो मार्केट होता है मेनली डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है। ओके, मतलब कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई घटेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिमांड कम होगा और सप्लाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस घटेगी। और इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है मार्केट को कंट्रोल करने में, ये बिल्कुल डिमांड और सप्लाई पे बेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो आर्टिकल 21A में मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 21 में क्या देखने को मिलता है। इसमें आपको देखने को मिलता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मिलता है। ओके, राइट टू एजुकेशन आप इसमें देखने को मिलता है आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 51A में क्या मिलता है? तो आर्टिकल 51A में आपको मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, ये अपना करेक्ट आंसर बनता है। ओके, इसके बाद आर्टिकल 29 में क्या मिलता है? तो इसमें ये होता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखा गया है। ओके दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे आपके अभी 4 ही 5 वीडियो में आपने देखा होगा कि मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसका 50% कवर्ड हो गया है, और आगे का 50% आपके आने वाले कुछ वीडियो में कवर्ड हो जाएगा, जिसमें आपने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कवर्ड हो चुके होंगे, आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? ओके, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल किसकी होती है? जूल तो आपका वर्क का हो गया, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। वाट किसका होता है? वाट आपका पावर का होता है। ओके, अब बाकी नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ओम रेजिस्टेंस और ओम। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओम रेजिस्टेंस जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है। ओके, ये ओम रेजिस्टेंस नहीं, ओम मीटर था। ओके, ओम रेजिस्टेंस लिख दिया है इधर, ओम मीटर होगा जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की होती है। ओके, और ओम जो होता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज सेट बाय डिफ़ॉल्ट? मतलब कि कौन से मोड में जब भी मतलब कि आप जब भी मोबाइल में प्रिंट करते हैं, ओके, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करते हैं तो वो कौन से मोड में होता है, किस मोड में होता है? तो वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में होता है। अब जब भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही सेट होता है, जब भी आप डाउनलोडिंग करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को तो वो पोर्ट्रेट मोड में डाउनलोड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों टॉप 10 जीके क्वेश्चन का सीरीज आज का ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉप 10 जीके क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ही एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।